इस लेसन से हम रिमोट रिपोजिटरीज के ऊपर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। रिमोट रिपोजिटरीज की जब हम बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि ज़्यादातर यूज होता है वो है गिट में क्लोनिंग का। तो क्लोनिंग से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। गिटहब पे नहीं जाऊँगा। गिटहब जो कि एक रिमोट रिपोजिटरी की फंक्शनैलिटी हमें देता है, उसी को हम अपने ही लोकल लैपटॉप पे सिमुलेट करके देखेंगे। तो इस लेसन में मैं अपना गिट बैश खोलूँगा, उसके अंदर एक रिपोजिटरी बनाऊँगा, रिपोजिटरी के अंदर एक कमिट डालूँगा। कमिट डालने के बाद इसी रिपोजिटरी को मैं क्लोन करूँगा, लोकली क्लोन करूँगा और ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैं एक रिमोट रिपोजिटरी को क्लोन कर रहा हूँ। और जब मैं इसे क्लोन करूँगा तब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रिमोट रिपॉजिटरी, मतलब सोर्स रिपॉजिटरी को आइडेंटिफाई करने का, उसको हमें टैग करने का, टैग नहीं वर्ड पर कि आइडेंटिफाई करने के लिए एक निकनेम देने के लिए होता है। तो गिट जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए एक नाम पिक करता है ऑटोमेटिकली, उसे कहते हैं ओरिजिन। तो वो ओरिजिन कैसा दिखता है और उससे रिलेटेड कैसे काम होता है, इस लेसन में उसको कवर करेंगे। अगली चीज यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे ट्रैकिंग ब्रांच का। तो ट्रैकिंग ब्रांच क्या होती है? जब भी हम किसी भी रिपॉजिटरी को क्लोन करते हैं तो सोर्स रिपॉजिटरी के अंदर जो ब्रांच होती है वो क्लोन रिपॉजिटरी के अंदर क्लोन हो जाती है, पर एट द सेम टाइम उसकी एक सेपरेटली ट्रैकिंग ब्रांच भी बनती है। और ये ट्रैकिंग ब्रांच का महत्व क्या होता है, उसका नाम कैसे आता है, ये सब डिटेल भी हम देखेंगे। साथ ही में गिट ब्रांच का एक्स्ट्रा वर्बोस वाला आउटपुट भी देखेंगे। गिट लॉग का हम देखेंगे आउटपुट, जिसमें कि हिस्ट्री दिखेगी हमें कमिट्स की। ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में इस लेसन में देखेंगे। साथ में बिफोर आई फॉरगेट, इसके अंदर जब हम क्लोन करके लेके आएंगे एक रिपॉजिटरी को दूसरी रिपॉजिटरी के अंदर बनाएंगे, तब फिर हम यहाँ पर गिट फेच गिट पुल का कंसेप्ट भी समझेंगे। गिट फेच से क्या होता है ये समझेंगे, गिट पुल से क्या होता है ये समझेंगे। ओके, और लेसन के एंड में आपको मैं कुछ एमसीक्यूज दूंगा, अपनी नॉलेज कहाँ तक आपको ये ग्रास्प हो चुका है कंसेप्ट, उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लैब की तरफ चलते हैं और लेके आता हूँ मैं अपना लेसन प्लान। तो लेसन को मैंने टाइटल दिया है क्लोनिंग अ गिट रिपॉजिटरी, अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन, फेच एंड पुल। ये जितने भी कंसेप्ट ये वाले लेसन या अगले वाले आने वाले लेसन में मैं करा रहा हूँ, इनको ध्यान से करना, इनको रटने की कोशिश मत करना, अपने दिमाग में इनकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बैठाने की कोशिश करना। और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियो ट्यूटोरियल को पॉज करना, रिवाइंड करना और फिर से देखना। और नथिंग बीट्स कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करके देखोगे उतना ज़्यादा आपको इन सब कंसेप्ट में कंफर्टेबिलिटी आएगी। तो गिट बैश लेके आता हूँ यहाँ पर अपना। गिट बैश भी आ गया है मेरा, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं और चलते हैं लेसन प्लान के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप वीडियो को पॉज करके इन सब बुलेट पॉइंट्स पे एक बार नज़र डाल लें। मैं इन सबको जब मैं लैब के स्टेप्स में करूँगा तो डिटेल में इन सबको कवर कर लूँगा। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 पे, जहाँ पर कि हम एक रेपो बनाएंगे। तो पहले तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। तो ऐसे मैं नाम दे रहा हूँ सेंट्रल रेपो।
अब इसके अंदर मैं चलता हूँ, सीडी करके इसके अंदर जाता हूँ और इसको, इस डायरेक्टरी को गिट के लिए इनिशियलाइज कर लेता हूँ, गिट इनिट कर देता हूँ। तो यहाँ के इसके अंदर अब यहाँ पर डॉट गिट फोल्डर बन गया है, ये दिख गया है। इसके अंदर अब स्ट्रक्चर हमारा गिट का जितने भी हैं वो सब आ गए हैं। तो अब पहला कमिट बनाने के लिए काम करता हूँ इसमें, तो एको x इक्वल टू 5 मैं डालता हूँ फाइल 1.txt के अंदर। इसको अब मैं स्टेज कर देता हूँ गिट ऐड करके डॉट, और फिर इसको मैं कमिट कर देता हूँ और इसको मैसेज देता हूँ इस कमिट को, कमिट 1। ये मेरा कमिट हो गया है। अभी यहाँ पर जैसे आपको प्रॉम्प्ट में दिख रहा है, हम एक ही ब्रांच है इसके अंदर, उसका नाम है मेन, जिसके अंदर एक ही कमिट हुआ है जिसका आईडी क्या है 04F6737, यहाँ पर दिख रहा है हमें जब हमने गिट कमिट वाला कमांड चलाया था, उसके रिजल्ट में आउटपुट में हमें मिल गया है। ठीक है, तो हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है मेन ब्रांच की तरफ और मेन पॉइंट कर रही है उसके लेटेस्ट कमिट, मतलब इस हैश आईडी की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पर अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है। गिट स्टेटस चला के देख लेते हैं कमांड, और गिट लॉग से हिस्ट्री भी देख लेते हैं। गिट स्टेटस जब हम चलाएंगे तो हमें ये बताएगा कि हम मेन ब्रांच पे हैं और वर्किंग ट्री हमारी क्लीन है। ठीक है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन है। और गिट लॉग जब हम चलाएंगे वन लाइन करके, और चाहे तो हम इसमें ये ऑप्शन भी ऐड कर दे ग्राफ करके, तो हमें हमारी हिस्ट्री दिख जाएगी। ये बताएगा कि कौन से कमिट की तरफ हैं, लेटेस्ट कमिट पे है, और ये दिखा रहा है कि हेड हमारा मेन की तरफ है और मेन इस पर्टिकुलर हैश आईडी पे है जिसका मैसेज कमिट 1 है। अभी तक हमने नया कुछ नहीं किया आगे। अब हम इस रिपॉजिटरी से बाहर निकलते हैं, तो मैं ls करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी के अंदर, गिट डायरेक्टरी, जो कि pwd करके देख लूँ तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करने से ये दिखा रहा है कि c/user/ मेरा नाम /git, इसके अंदर इस लोकेशन पर ये सेंट्रल रिपॉजिटरी मेरी बनी हुई है। अब हमारा काम है अगला स्टेप पे, स्टेप नंबर 4 पे हम हैं, और यहाँ पर मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ। तो मैं कमांड दूंगा git clone, और किस रिपॉजिटरी को क्लोन करना चाहता हूँ उसको यहाँ पर डालूंगा। तो यहाँ पर ना आ जाएगा सेंट्रल रेपो। गिट हब से अगर जब हम वहाँ पर जाएंगे और किसी रिपॉजिटरी, वहाँ की रिपॉजिटरी को क्लोन करना चाहेंगे, तो यहाँ सेंट्रल रिपॉजिटरी के बदले उसकी यूआरएल आ जाएगी। ओके, तो अब इसी कमांड को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर सिंटेक्स को बोलते हैं गिट फॉलोड बाय उसका कमांड क्लोन फॉलोड बाय सोर्स रिपॉजिटरी, मतलब कि जो रिपॉजिटरी को हम क्लोन करना चाह रहे हैं, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द न्यू रिपॉजिटरी जो कि हम बनाना चाहते हैं एज अ रेप्लिका। ठीक है, तो मैं उसको नाम दे रहा हूँ माय प्रोजेक्ट, ये मैं उसको दे रहा हूँ। और इसको अब मैं रन करता हूँ और फिर बताता हूँ कि आउटपुट कैसा दिखेगा और इसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पर जब मैंने ये कमांड रन किया तो आउटपुट में हमें दिखाया क्लोनिंग इनटू माय प्रोजेक्ट, और उसके बाद उसने बोला कि डन, मतलब मैं क्लोनिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई है, क्लोनिंग कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया है। तो अभी यहाँ पर क्या किया है इसने, यहाँ पर अपन एक बार की ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट को एक बार नज़र डाल लेते हैं। गिट क्लोन क्रिएट्स टू थिंग्स, अ न्यू लोकल गिट रिपॉजिटरी, एक नई गिट रिपॉजिटरी बन गई है। किस नाम से, अगर देख लें तो माय प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ दिख रही है अपने को। और पॉइंट नंबर 2 बोलता है अ कनेक्शन टू द रिपॉजिटरी दैट वाज क्लोन्ड,
ये जो नई रिपॉजिटरी बनी है माय प्रोजेक्ट के नाम से, इसका ओरिजिनल रिपॉजिटरी जो कि सोर्स रिपॉजिटरी थी जिसका नाम था सेंट्रल रिपॉजिटरी, उसके साथ एक कनेक्शन बनाती हैं। और वो पॉइंट नंबर 2A में बोलता है द कनेक्शन इज स्टोर्ड अंडर द नेम ओरिजिन। उस कनेक्शन को हम स्टोर करते हैं बाय डिफॉल्ट, एक नाम होता है ओरिजिन, जो गिट ऑटोमेटिकली इसको नाम देता है ओरिजिन का। तो कनेक्शन बनाया नई रिपॉजिटरी का, किससे, सोर्स रिपॉजिटरी के ऊपर, और इसको हम रेफर कर रहे हैं ओरिजिन से। और इन दोनों में कुछ भी और कुछ शेयर नहीं होता, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गई हैं। और इनमें सिर्फ जो चीज शेयर हो रही है वो कमिट्स की हिस्ट्री शेयर हो रही है। जो कमिट्स कहाँ पर सेंट्रल रिपॉजिटरी के अंदर थे, वो कमिट अब माय प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी के अंदर भी आ गए हैं। इनको अपन अभी देख लेते हैं। और ये जो वर्ड है ओरिजिन, इसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे एक आध मिनट में। तो पहले तो चलते हैं माय प्रोजेक्ट वाली जो नई रिपॉजिटरी बनी है उसके अंदर। तो सीडी करके गए, यहाँ पर मैं ls करके -al करके दिखाता हूँ, नॉट जस्ट ls। यहाँ पर तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है file1.txt जो सेंट्रल रिपॉजिटरी के अंदर थी वो वैसी की वैसी यहाँ आ गई है। और यहाँ पर मेरे को डॉट गिट फोल्डर, जो कह सकते हैं कि गिट के इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी ब्रेन है वो पूरा यहाँ पर आ गया है। इसको फाइल के कंटेंट्स को भी देख लेते हैं, कैट file1.txt करके, तो हमें x इज इक्वल टू 5 दिख जाएगा, जो कि अगेन वैलिडेट करता है कि ये रेप्लिका उसका बन गया है। स्टेप नंबर 7 पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं गिट ब्रांच बना के देखते हैं कि क्या बोलता है गिट ब्रांच में। तो बोलता है यहाँ पर भी मेन ब्रांच आ गई है। तो सेंट्रल रिपॉजिटरी में एक ही ब्रांच थी जब हमने क्लोन किया था, उसका नाम मेन था। उसी का क्लोन अब यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर लोकल रिपॉजिटरी में भी उसको हम मेन बोल रहे हैं। तो ये क्या हुई, माय प्रोजेक्ट के अंदर मेन ब्रांच हमारी है। ओके, अब यहाँ पर अब हम एक और चीज बताते हैं जो कि स्टेप नंबर 8 पे उसका मतलब क्या है। स्टेप नंबर 8 पे आता हूँ कि क्या चीज़ है, और उससे पहले मैं चाहता हूँ स्टेप नंबर 9 को पहले बताऊं कि ओरिजिन वर्ड का जो बात की थी कि जो नई रिपॉजिटरी बनी है उसे लिंक किया गया है सोर्स रिपॉजिटरी से, वो ओरिजिन वर्ड वहां पर यूज हुआ था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसका महत्व क्या है, एक सेकंड यहाँ पर उसको बताता हूँ। तो उसके लिए स्टेप नंबर 9 का कमांड पहले चला रहा हूँ, गिट रिमोट -v करके। तो आप ये देख लोगे कि हम कहाँ पर हैं, ये कमांड कहाँ से चलाया जा रहा है, माय प्रोजेक्ट जो कि नई रिपॉजिटरी बनी है उसके अंदर चला रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप को अगर कुछ फेच करना है, मतलब सोर्स रिपॉजिटरी से फेच करना है, तो आप सोर्स रिपॉजिटरी कहाँ है आपकी, C:\user sachin/git सेंट्रल रिपॉजिटरी, ये इसका पाथ है, वहां पर है। और इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, ओरिजिन से, मतलब इसको एक तरह से कहते हैं निक नेम दे दिया है या आइडेंटिफाई ओरिजिन के नाम से कर रहा है। तो वहां पर अगर मुझे फेच करना है तो ओरिजिन मेरा क्या है, ये पाथ है उसका। और अगर मेरे को यहाँ पर कुछ उस पर डालना है, मतलब पुश करना है, तो कहाँ पर पुश करूंगा, ओरिजिन पे। ओरिजिन क्या है, सोर्स है, और सोर्स क्या था मेरा, सेंट्रल रिपॉजिटरी, जिसका पाथ क्या था, ये है C:\user sachin git सेंट्रल रिपो। तो ये ओरिजिन का एक मतलब निकला कि क्या हुआ, आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि जब हम किसी रिपॉजिटरी को क्लोन करते हैं और जब नई रिपॉजिटरी बनती है तो उसके अंदर मेन तो देख लिया अपन ने बनी, पर साथ साथ में एक सिंबॉलिक या आप कह सकते हो लॉजिकल या वर्चुअल कंसेप्ट के लिए है, एक और ब्रांच बनती है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिंग ब्रांच। क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग ब्रांच। वो क्या है, वो यहाँ अभी नई रिपॉजिटरी के अंदर इसका कंसेप्ट है, राइट।
तो वो एक ट्रैकिंग ब्रांच है जो कि हमारी रिपॉजिटरी के अंदर अवेयरनेस है कि हमें इस रिपॉजिटरी के अंदर गिट को, जो रिमोट रिपॉजिटरी है, कौन सी रिमोट रिपॉजिटरी हुई, सेंट्रल रिपो, मेन ब्रांच कहाँ पर बैठी है, क्या हिस्ट्री है, क्या लेवल है, कौन से कमिट पे है, उसकी अवेयरनेस इस वाली रिपॉजिटरी में अगर पता करनी हो तो ट्रैकिंग ब्रांच से की जाती है। और ट्रैकिंग ब्रांच का एक नाम होता है और उसको आइडेंटिफाई ऐसे नहीं कर सकते कि मेन या क्या, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए वहाँ पर अगेन ये जो वर्ड था ओरिजिन का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर गिट ब्रांच करूँ और आर दूँ, मतलब रिमोट के हिसाब से रिलेटेड मेरी ट्रैकिंग ब्रांचेस क्या हैं, तो हमें दिख जाएगा यहाँ पर। तो ये बोलेगा कि मेरे को मतलब किसको, यहाँ पर किसको, माय प्रोजेक्ट वाली रिपॉजिटरी के अंदर मुझे ये आइडिया है, गिट को आइडिया है कि रिमोट पे, मतलब सेंट्रल रिपॉजिटरी के अंदर जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कीवर्ड ओरिजिन से, उसके अंदर क्या है, मेन ब्रांच है और जो हेड है वो मेन ब्रांच की तरफ है। तो मेरी खुद की ब्रांच कौन सी हुई, मेन, और मेरे को अंडरस्टैंडिंग है रिमोट की और उसको मैं यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ओरिजिन स्लैश मेन से। और हेड वहां पर किस पे है, ओरिजिन स्लैश हेड, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, ओरिजिन स्लैश मेन पे। ओके, तो ये मतलब है ओरिजिन कीवर्ड का। ओके, तो यहाँ पर हमने अब यहाँ पर क्या करके देख लिया है, स्टेप नंबर 9 करके देख लिया है, और स्टेप नंबर क्या करके देखा है हमने, यहाँ पर 10 आया है कि नहीं आया, यहाँ पर अभी नहीं किया है, ये कर लिया, स्टेप नंबर 10 करके देख लिया है कि क्या है। अच्छा, वापस ये जो ओरिजिन कीवर्ड है, मैंने बोला कि ये अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी रिमोट रिपॉजिटरी को एक पर्टिकुलर निक नेम से। अब गिट ने इसको ऑटोमेटिकली अगर कुछ नाम नहीं दो तो ये ओरिजिन इसका डिफॉल्ट नाम देता है उसे, पर गिट हमें ये भी सुविधा देता है कि इस ओरिजिन के बदले और कोई अपना मन पसंदीदा कीवर्ड यूज कर लो। तो अगले लेसन में मैं इसको ऑल्टर करके दूसरा एक नाम देके वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलते हैं आगे स्टेप नंबर 11 पे। और स्टेप नंबर 11 पे हम चल के देखते हैं गिट ब्रांच को, थोड़ा डिटेल में इसका आउटपुट देखते हैं, वर्बोसिटी इंक्रीज करके हाइफन वीवी करके देख लेते हैं। तो हमें ये बताएगा क्या कि हम कौन सी ब्रांच पे हैं। ये है मेन, कमिट आईडी इसका और कमिट मैसेज, और ये साथ में बता देता है कि मेरी, मतलब माय प्रोजेक्ट के अंदर जो जो सिंबॉलिक ब्रांच है ओरिजिन स्लैश मेन, वो कौन सी कमिट पे है, तो वो भी अभी इसी कमिट पर है। ओके, सो एक बार जानबूझ के रिपीट करके बोलता हूँ जिससे कि अगर कुछ थोड़ा डाउट हो वो ग्रेजुअली आपके दिमाग से क्लियर हो। जब हमने क्लोन किया तो नई जो रिपॉजिटरी बनी उसके अंदर मेन ब्रांच तो बनी ही, ठीक है, वो तो कमिट काय पे आई, कमिट 1 पे ही आई, जिसका हैश आईडी एग्जैक्टली सेम है जो सेंट्रल रिपॉजिटरी वाली जो सेंट्रल रिपॉजिटरी के अंदर जो कमिट था उससे मैच हो रहा है। ये तो हुआ ही, साथ में एक सिंबॉलिक ब्रांच भी क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिंग ब्रांच। ट्रैकिंग ब्रांच जो सेंट्रल रिपॉजिटरी है, जो ओरिजिनल सोर्स रिपॉजिटरी है, उसको ट्रैक करती है, उसके स्टेटस को ट्रैक करती है। ओके, तो अभी के स्टेट में तीनों ब्रांचेस, मतलब सेंट्रल रिपॉजिटरी में मेन ब्रांच कमिट 1 पे बैठी हुई है, माय प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी के अंदर जो मेन ब्रांच है वो भी कमिट 1 पे बैठी है, और माय प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी के अंदर जो सिंबॉलिक ब्रांच है या वर्चुअल ब्रांच है, जो जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ओरिजिन स्लैश कैसे,
ओरिजिन स्लैश मेन से वो भी कमिट 1 पे बैठी है, इसलिए ऐसा हमें आउटपुट मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट चला के देखते हैं गिट स्टेटस का। तो गिट स्टेटस में आप ऑब्जर्व करोगे कि जो जो क्लोन्ड होती है रिपोजिटरी, उसके अंदर एक लाइन एक्स्ट्रा आती है। ठीक है, क्या आती है उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। तो ये तो आपने पहले देखा हुआ ऑन ब्रांच में, ये तो बात सही है, हम मेन ब्रांच पे हैं। और ये लाइन भी आपने देखी हुई है, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। जो नई लाइन है वो ये है कि योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन स्लैश मेन, ये नई लाइन है। तो इस पे अभी थोड़ा फोकस करके समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो अभी हम माय प्रोजेक्ट वाली रिपोजिटरी के अंदर हैं। तो गिट को के पास माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के अंदर अवेयरनेस है कुछ। क्या अवेयरनेस है कि मेन ब्रांच कौन सी कमिट पे बैठी हुई है। गिट को ये भी अवेयरनेस है कि ट्रैकिंग ब्रांच जिसका नाम है ओरिजिन स्लैश मेन, वो कौन से कमिट पे बैठी हुई है। तो जब हम गिट स्टेटस कमांड चलाते हैं तो वो क्या करता है, मेन ब्रांच को कंपेयर करता है ओरिजिन स्लैश मेन ब्रांच से, और देखता है कि ये इनमें कोई डिफरेंस है कि दोनों एक ही कमिट पे बैठे हैं। और क्योंकि अभी इस सिचुएशन में दोनों ही कमिट 1 पे बैठे हैं, इसलिए वो बोलता है योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन स्लैश मेन। ओके, तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए, इसका मतलब ये है। अगला स्टेप हम इसकी हिस्ट्री को भी देखते हैं और उसके आउटपुट को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देते हैं गिट लॉग और बोलते हैं वन लाइन ऑल और फिर बोलते हैं ग्राफ। और यहाँ पर हमें ये ऐसा आउटपुट मिलता है। अभी अगर अपन देखें तो यहाँ पर भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। नई चीज़ क्या ऐड हुई है, ये दो चीज़ें ऐड हुई हैं, बाकी सब तो हमने देखा है। फॉर अ मिनट अगर हम इसको इग्नोर कर दें और बाकी को देखें तो हमारा हिस्ट्री बता रही है कि हम कहाँ पर हैं। हेड पॉइंट कर रहा है मेन की तरफ, मेन पॉइंट कर रही है कमिट आईडी 04F6737 की तरफ, जिसका कमिट मैसेज था कमिट 1। यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमें एक्स्ट्रा चीज दिख रही है जो मैंने हाईलाइट करी है, ओरिजिन स्लैश मेन और ओरिजिन स्लैश हेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ट्रैकिंग ब्रांच है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ओरिजिन स्लैश मेन, वो भी कमिट 1 पे ही है, जिसका आईडी है 04F6737। तो इसका मतलब ये हुआ। अभी आगे जाके अगले कुछ स्टेप्स में मैं कमिट्स को ऊपर नीचे करूंगा, तब यहाँ पर ये जो आउटपुट है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसके क्रिटिकल लर्निंग पॉइंट के जो यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। क्रिटिकल लर्निंग पॉइंट में अ क्लोन क्रिएट्स अ लोकल ब्रांच। लोकल ब्रांच बनाई, कौन सी लोकल ब्रांच बनाई, मेन। एंड में बोलता है अ रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच, एक रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच भी बनाई। इनिशियली बोथ पॉइंट टू द सेम कमिट। जब हमने क्लोन किया है तो दोनों ब्रांचेस, कौन सी, लोकल ब्रांच मेन और रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच मतलब सोर्स, आई एम सॉरी ओरिजिन स्लैश मेन, दोनों ही एक ही कमिट की तरफ पॉइंट कर रही, कमिट 1 की तरफ। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं और वापस अब हम जाके सोर्स रिपोजिटरी मतलब रिमोट रिपोजिटरी जो कि हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए, दिस इज गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो सेंट्रल रिपोजिटरी पे चलते हैं, आ गए हैं अपन यहाँ पर। स्टेप नंबर 15 पे मैं इसके अंदर जो फाइल थी उसको मॉडिफाई करता हूँ, y = 10 डालता हूँ, इसके अंदर अपेंड करता हूँ
फाइल 1.txt के अंदर और इसको कमिट कर देता हूँ और इसका मैसेज देता हूँ कमिट टू। ये हो गया, यहाँ पर आ गया है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर ही मैं गिट लॉग करके देख लेता हूँ, 1 लाइन कमांड देके। और यहाँ पर अब मेरे को देखेगा कि 2 कमिट्स हैं, हेड जो है मेन की तरफ है और मेन पॉइंट कर रही है कमिट 2 की तरफ। तो यहाँ पर हमें दिख गया है। तो ये स्टेप नंबर 16 देख लिया है। अब हम चलते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि भैया हमने जब रिमोट रिपोजिटरी पे कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो ये जो भी मॉडिफिकेशन है ये ऑटोमेटिकली क्लोन रिपोजिटरी में आ जाता है कि नहीं, उसको जाके देखते हैं और देखते हैं कि आता है कि नहीं आता और क्यों। तो इस तरीके से गिट का बिहेवियर भी अपन समझते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, सीडी यहाँ से बाहर निकले और माय प्रोजेक्ट वाली रिपोजिटरी के अंदर चले गए। ठीक है, तो किस में है अपन, माय प्रोजेक्ट के अंदर हैं। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से देख लिया ये है। और यहाँ पर अब हम करेंगे गिट स्टेटस। ठीक है, गिट स्टेटस। अभी एक सेकंड फिर से मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ और बताता हूँ, और अपन इसको थोड़ा सा खुद ही बिना कमांड दिए रन किए बिना सोचने की कोशिश करते हैं कि कितनी ब्रांचेस हैं कौन सी रिपोजिटरी में और किस लेवल पे होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे पास 2 रिपोजिटरी हैं, सेंट्रल रिपोजिटरी जो कि सोर्स हो गई और माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी जो कि क्लोन्ड है। सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर एक ही ब्रांच है जो मेन है और वो आप कमिट टू पे है। ठीक है, माय प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, एक लोकल ब्रांच मेन है जो हमें पता है कि कमिट 1 पे थी, और दूसरी रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है जिसका नाम है ओरिजिन स्लैश मेन, वो भी कमिट 1 पे थी। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने सोर्स रिपोजिटरी मतलब रिमोट रिपोजिटरी पे कुछ कमिट ऐड किया तो वो चेंज ऑटोमेटिकली इस पे आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है। ठीक है, उसको खींचना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली काम नहीं चलता है, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली पुलिंग और गेटिंग अपडेटेड, उसको खींचना पड़ता है। और कैसे खींचते हैं आगे वाले कुछ स्टेप्स में देखते हैं, पर अभी यहाँ पर समझते हैं कि अगर मैं गिट स्टेटस कमांड देता हूँ तो उसका आउटपुट क्या है और क्यों है। ओके, तो गिट स्टेटस करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि आप कौन सी ब्रांच पे हो, मेन ब्रांच पे हो, और आपकी जो ब्रांच है मेन वो अप टू डेट है ओरिजिन स्लैश मेन के साथ। क्यों, क्योंकि ओरिजिन स्लैश मेन तो क्या है, ट्रैकिंग ब्रांच है रिमोट, किसको ट्रैक करती है, वो रिमोट रिपोजिटरी जिसका नाम है सेंट्रल रिपो, उसकी मेन ब्रांच को ट्रैक करती है। ट्रैक करती है मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली जो भी चेंज हुआ वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी डाउनलोड हो गया आ गया, नहीं, ट्रैक करना चाहती है। पर अभी उसके नज़रिए में विदाउट गेटिंग, हमने उसे सिंक्रोनाइज नहीं किया, तो उसके नज़र में अभी भी जो रिमोट रिपोजिटरी में मेन ब्रांच क्या है, उसकी नज़र में उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो अभी भी कमिट 1 पे ही बैठी हुई है। और इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों कमिट 1 पे हैं, मेन भी और ओरिजिन स्लैश मेन दोनों कमिट 1 पे। इसलिए वो बोल रहा है कि आपकी ब्रांच, योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन स्लैश मेन। यहाँ पर गेट स्टेटस अगेन किसको कंपेयर कर रहा है, लोकल ब्रांच मेन और रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच ओरिजिन स्लैश मेन को कंपेयर कर रहा है। और दोनों गिट की, कौन सी गिट की, माय प्रोजेक्ट वाली रिपोजिटरी की गिट के डेटाबेस के हिसाब से दोनों कमिट 1 पे बैठे हैं। इसलिए वो बोल रहा है कि आप इसी लेवल पे हो। यहाँ पर जैसे की ऑब्जर्वेशन में अभी आप इसको और समझ लो, लर्नर्स जो है ऑफन एक्सपेक्ट गिट टू डिटेक्ट द न्यू कमिट्स, इट डज नॉट, गिट हैज नॉट कॉन्टैक्टेड द रिमोट रिपोजिटरी। गिट स्टेटस किस चीज को कंपेयर कर रहा है, मेन को कंपेयर कर रहा है विथ ओरिजिन स्लैश मेन।
सिंस ओरिजिन स्लैश मेन हैज नॉट येट बीन अपडेटेड, उसे ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं मिलता है, इसलिए अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए गिट बिलीव्स एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज, और इसलिए अपने को ये आउटपुट मिल रहा है योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन स्लैश मेन। योर ब्रांच कौन सी है? ऑन ब्रांच मेन, आप कहाँ पे हो? मेन ब्रांच पे हो, तो योर मेन ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन स्लैश मेन। ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया है तो हम गिट लॉग भी करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आउटपुट इसका, तो भी हमें वैसा ही आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर मैं और भी फ्लैग डाल देता हूँ, फर्क वैसे ज़्यादा कुछ पड़ेगा नहीं। यहाँ पर भी करके देख ले तो सभी को ये लग रहा है कि यहाँ पर जो मेन ब्रांच है, लोकल ब्रांच जो मेन है, वो इस कमिट आईडी पे, और जो ट्रैकिंग ब्रांच भी है हिस्ट्री के हिसाब से, वो भी कमिट 1 पे ही बैठी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल लर्निंग पॉइंट अगेन ये है, गिट डज नॉट कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं करता रिमोट रिपोजिटरी अंटिल कम्युनिकेशन अकर्स। कम्युनिकेशन अकर नहीं होता, मतलब कुछ एक ऑपरेशन होता है जिसपे अभी हम आने वाले हैं, इसे बोलते हैं गिट फेच। तो अंटिल कम्युनिकेशन अकर्स ओरिजिन स्लैश मेन स्टिल रिफ्लेक्ट्स द लास्ट नोन स्टेट, वो एक स्टेट मेंटेन कर रही है, और उसके स्टेट के हिसाब से जो रिमोट रिपोजिटरी का कहाँ पर है, कमिट 1 पे ही है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी ट्रैकिंग ब्रांच को चाहते हैं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन नहीं होता तो हमें इसे फोर्सफुली कम्युनिकेशन कराना पड़ता है, उसको सिंक्रोनाइज कराना पड़ता है, तो हम करेंगे गिट फेच। तो जब गिट फेच करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है वो भी अपडेट हो जाएगी, वहाँ पर जो सेंट्रल रिपोजिटरी है उसके सब जो भी वहाँ पर कमिट्स हैं उसके से रिलेटेड। तो गिट फेच चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है। अब यहाँ की ऑब्जर्वेशन पे एक बार नज़र डालते हैं पॉइंट्स पे, फिर आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। गिट फेच परफॉर्म्स टू एक्शंस। तो पहला तो ऑप्शन है डाउनलोड एनी न्यू गिट ऑब्जेक्ट्स, कमिट्स, ट्रीज एंड ब्लॉब्स, राइट। तो सीधे सिंपल भाषा में जितने भी नई चीजें, कुछ भी सेंट्रल रिपोजिटरी में आया है जो कमिट होके राइट हिस्ट्री में चला गया है, उसको वो पुल कर लेता है। कहाँ पर? यहाँ पर। फिर बोलता है मूव द रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच, मूव द रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच। रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच कौन सी है? ओरिजिन स्लैश मेन टू द लेटेस्ट कमिट। तो ओरिजिन स्लैश मेन जो कि ट्रैकिंग ब्रांच है उसको मूव कर देगा लेटेस्ट कमिट पे, और लेटेस्ट कमिट वहां पर क्या आती? कमिट 2 पे। और लोकल ब्रांच जो हमारी मेन है वो अभी मूव नहीं हो रही है, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो अब जब हम गेट स्टेटस आउटपुट चला के देखेंगे, एक सेकेंड चलाने से पहले वापस बता रहा हूँ, फेच किया है तो हमारी रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच जो कि कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये हमारी नई रिपोजिटरी माय प्रोजेक्ट नाम से जो रिपोजिटरी है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। गिट फेच के बाद ये अपडेट हो गई है, राइट, क्योंकि इसका काम है रिमोट ब्रांच को ट्रैक करना। ठीक है। हमारी जो लोकल ब्रांच है मेन, वो अभी अपडेट नहीं हुई है, वो अभी भी कमिट 1 पे बैठी हुई है। और गिट स्टेटस क्या करता है? वो कंपेयर करता है यहाँ पर क्लोन रिपोजिटरी के अंदर हमारी लोकल ब्रांच को कंपेयर करता है किससे? रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच से। मेन ब्रांच को कंपेयर करेगा किससे? ओरिजिन स्लैश मेन से। और जब ये करेगा तो इसको पता चलेगा कि मेन तो मेरी बैठी कमिट 1 पे, और ओरिजिन स्लैश मेन बैठी है कमिट 2 पे। तो दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी है, डिस्कनेक्ट है, मतलब डिफरेंस है। तो हमें ये आउटपुट मिलेगा, योर ब्रांच इज बिहाइंड ओरिजिन स्लैश मेन बाय 1 कमिट। ये एक कमिट से पीछे है। ठीक है। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट हो गया दो ब्रांचेस का, एक ब्रांच मेन है जो कि कमिट 1 पे है, और दूसरी ब्रांच ओरिजिन स्लैश मेन है वो कमिट 2 पे है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी लोकल ब्रांच भी कमिट 2 पे आ जाए तो उसको मर्ज कराना पड़ेगा, और फास्ट उसको मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखा रहा है कैन बी फास्ट फॉरवर्डेड। फास्ट फॉरवर्डेड
अगर आपको ध्यान हो तो गिट मर्ज के हमने दो तरीके सीखे थे। एक था फास्ट फॉरवर्ड, जब होता था जब हमारी डाइवर्जेंस नहीं होती थी तो वहाँ पर हम वो उसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कर लेते थे। थ्री वे मर्ज जब होता था जब हमारे पास डाइवर्जेंस हो जाता था तब वहाँ पर थ्री वे मर्ज होता था। तो यहाँ पर क्योंकि डाइवर्जेंस नहीं है तो इसलिए बोल रहा है कि आप फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कर सकते हो। और करने का तरीका बोल रहा है यूज गिट पुल टू अपडेट योर लोकल ब्रांच। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस कमांड का आउटपुट का मतलब हुआ। अगेन की ऑब्जर्वेशन में ये देख लो, बिकॉज ओरिजिन स्लैश मेन नाउ पॉइंट टूवर्ड्स कमिट टू, git can compare main and origin slash main and determine that the local branch is behind by one commit। ठीक है, अभी git branch पे का verbose वाला आउटपुट भी हम चला के देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि ये ऐसा है कि मेन आपकी कहाँ पर है, लोकल ब्रांच यहाँ पर, और ओरिजिन स्लैश मेन से एक बिहाइंड है। राइट, तो ये बता रहा है। और स्टेप नंबर 23 पे ये हिस्ट्री को भी देख लेते हैं और ये अपने को बहुत इंटरेस्टिंगली क्लियर एक वर्डिक्ट दे देगा कि कहाँ पर क्या बैठा हुआ है। ग्राफ ऑल करके देख लेते हैं। ये क्या हुआ, गिट लॉग वन वन लाइन। अच्छा, एक ये लगाना भूल गया तो लगा देते हैं भैया, कंप्लेन मत करो। तो इसको जरा ध्यान से देख लें। यहाँ पर हमारी लोकल ब्रांच है जिसका नाम मेन है। तो हेड जो है लोकल ब्रांच में की तरफ पॉइंट कर रहा है, मेन की तरफ, और मेन पॉइंट कर रही है कहाँ पर, इस हैश आईडी की तरफ जिसका मैसेज है कमिट वन। और जो दूसरी हमारी जो ट्रैकिंग ब्रांच है जिसका नाम क्या है, ओरिजिन स्लैश मेन, ठीक है, वो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है। ठीक है ना, वो उसको कहाँ पॉइंट कर रही है, इस कमिट टू के रिलेटेड हैश आईडी की तरफ है जिसका मैसेज ऑब्वियसली कमिट टू है। तो ये आउटपुट अपने को क्रिस्टल क्लियर बता देता है कि सत्य क्या है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर की ऑब्जर्वेशन को एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। ओनली ओरिजिन स्लैश मेन हैज मूव्ड, मेन स्टिल पॉइंट्स टुवर्ड्स कमिट वन। ये हुआ है। बिफोर फेच, बिफोर फेच से क्या था, फेच करने से पहले हमारी जो लोकल ब्रांच है, हेड कहाँ था, लोकल ब्रांच मेन की तरफ था, वो भी कमिट वन की पे ही थी। और जो हमारी रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच थी ओरिजिन स्लैश मेन, वो भी कमिट वन पे थी। आफ्टर फेच क्या हो गया है, हमारा हेड जो लोकल ब्रांच है वहां पर हेड वहीं पे लोकल ब्रांच मेन पे है जो कि कमिट वन की तरफ है। पर हमारी ओरिजिन स्लैश मेन जो है अब वो कमिट टू पे चली गई है। और कमिट टू का एंसेस्टर कौन था, कमिट वन, इसलिए नीचे एरो से ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल लर्निंग के पॉइंट्स को और देख लेते हैं। गिट फेच अपडेट द रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच ओनली, रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच को के बारे में की इंफॉर्मेशन को ही अपडेट करती है। इट डज नॉट अपडेट द वर्किंग डायरेक्टरी। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको ls करके दिखाऊं और cat फाइल 1.txt करके दिखाऊं तो y इज इक्वल टू 10 इसमें अभी भी नहीं आया होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 5 दिखा रहा है। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी को नहीं दिखाता। इट डज नॉट अपडेट द लोकल ब्रांच, अभी भी मेन जो है वो कमिट वन पे ही है, ये अपन ने देख लिया है। राइट, और ये जो जितने भी वहां पर फेच करके लाए हैं तो इसको लोकल ब्रांच जो कि मेन है उसके अंदर मर्ज नहीं करता, वो नहीं करेगा। तो अब क्या करना है, अब हमें करना है इनको दोनों को मर्ज। तो मर्ज करने के लिए एक तरीका है गिट पुल। तो गिट पुल बिहाइंड द कर्टन या बैकग्राउंड में दो ऑपरेशन करता है, एक तो करता है गिट फेच और दूसरा करता है गिट मर्ज। ठीक है, तो जब हम अगर बिना गिट फेच किए, गिट फेच हमने कर लिया है, अगर गिट फेच नहीं करते तो गिट पुल करने पे वो डाउनलोड भी कर लेता और डाउनलोड करने के बाद उसको मर्ज भी करता। ठीक है, पर क्योंकि अब हमने फेच कर लिया है तो गिट पुल क्या करेगा, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जो सेकेंड ऑपरेशन बचा हुआ है गिट मर्ज वाला वो कंप्लीट करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अगेन गिट पुल कर लेता हूँ, और गिट पुल करने के बाद ये जो की ऑब्जर्वेशन पे जो मैंने अभी ऑलरेडी वर्बली आपको समझा दिया है उसको एक बार यहाँ पर नज़र डाल लेंगे। गिट पुल करा तो यहाँ पर क्या हो गया है, अब जो दोनों ब्रांचेस थी, कौन सी, मेन और रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच, मतलब ओरिजिन स्लैश मेन, दोनों मर्ज हो गई हैं। जो मेन ब्रांच थी जो कमिट 1 पे बैठी है वो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होके उसका जो हेड है वो कमिट 2 के हैश की तरफ चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर और ये हम स्टेटस अभी देख लेंगे इनका। तो गिट परफॉर्म्स क्या, गिट पुल के अंदर दो चीजें, गिट फेच और गिट मर्ज। दिस इज इक्वल टू गिट फेच फॉलोड बाय गिट मर्ज ओरिजिन स्लैश मेन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या, गिट पुल क्या दो ऑपरेशन करता है, गिट फेच और दूसरा गिट मर्ज। और गिट मर्ज के लिए कमांड क्या होता, गिट मर्ज फॉलोड बाय कौन सी ब्रांच को अपन मर्ज करना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपन ऑलरेडी मेन ब्रांच के अंदर है और जिस ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं तो जो ब्रिंगिंग अप इन ब्रांच वाला उसका रेफरेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है। In this lesson, the merge happens to be fast forward merge because there are no local commits. कुछ divergence नहीं हुआ है इसलिए fast forward merge होता है यहाँ पर। तो अब क्योंकि हमारी मेन ब्रांच जो कि लोकल ब्रांच भी कमिट 2 पे है और हमारी जो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच जिसका नाम है क्या, ओरिजिन स्लैश मेन, वो भी कमिट 2 पे है, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए अब मैं जब गिट स्टेटस कमांड करूंगा इस स्थिति में तो मेरे को वो बोलेगा कि आपकी ब्रांच सेम लेवल पे है। यहाँ पर आप मेन ब्रांच पे हो और योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन स्लैश मेन। ठीक है, ये आ गया। और हम इसका लॉग के आउटपुट को भी देख लेते हैं, यहाँ पर अप एरो करके मैं थोड़ी सी अपनी एफर्ट बचा रहा हूँ वापस टाइप करने का, उसको करके देख लेते हैं। तो वापस हमें दिख रहा है हिस्ट्री में कि सब चीज़ें, मतलब मेरी जो लोकल ब्रांच मेन है वो भी और मेरी जो रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच वो भी, ठीक है, दोनों ही कहाँ पर चले गए हैं, कमिट 2 पे चले गए हैं और कमिट 1 नीचे दिखा रहा है। तो जैसे हमें पता है कि हम सीक्वेंशियल ऑर्डर, पुरानी सबसे नीचे आती है फिर लेटेस्ट कमिट ऊपर आती है, तो वहाँ पर हमें दिखा रहा है। ओके, तो ये हो गया है। अब यहाँ पर की ऑब्जर्वेशन पे एक बार वापस नज़र डाल लेते हैं कि क्या है। मेन हैज कॉट अप विथ ओरिजिन स्लैश मेन। नाउ मेन एंड ओरिजिन स्लैश मेन पॉइंट टू द सेम कमिट, कमिट 2, और वर्किंग डायरेक्टरी हैज ऑल्सो बीन अपडेटेड। अब मैं अगर यहाँ पर आपको कैट file1.txt करके दिखाऊंगा तो यहाँ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10 दोनों दिखेंगे, दिख गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार कोर कंसेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर क्लोन क्रिएट्स अ न्यू गिट रिपोजिटरी, ये अपन ने देख लिया। वर्किंग डायरेक्टरी भी बनती है, अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द रिपोजिटरी की हिस्ट्री। ध्यान रखना रिपोजिटरी की हिस्ट्री को कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम आगे वाले लेसन में जाके कवर करेंगे कि हिस्ट्री मतलब जो भी कमिट किया हुआ है उसको क्लोन किया जाता है। जो भी वर्किंग एरिया में नॉन स्टेज है या स्टेज्ड है पर कमिटेड नहीं है वो क्लोन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अ रिमोट नेम ओरिजिन बनता है। यहाँ पर हमने देखा ओरिजिन कीवर्ड का मतलब क्या है। अगले लेसन में ओरिजिन को चेंज करके देखेंगे दूसरे वर्ड से और देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन स्लैश मेन ये सब का क्या मतलब है रिलेवेंट है, वो अगले लेसन में और क्लियर हो जाएगा। अ रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच सच एज ओरिजिन स्लैश मेन बनाता है, अ लोकल ब्रांच मेन बनाता है, अ ट्रैकिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड ओरिजिन स्लैश मेन। ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी इन दिस लेसन, सेंट्रल रिपोजिटरी एक्ट एज अ रिमोट रिपोजिटरी, ये हमारी रिमोट रिपोजिटरी का काम कर रही है। अ रिमोट रिपोजिटरी डज नॉट हैव टू बी इन गिटहब, गिटहब में ज़रूरत नहीं थी, हमने इसी को यहीं पे प्रिटेंड किया, सिमुलेट किया कि ये हमारी एक रिपोजिटरी है, इसको क्लोन कर रहे हैं और यहीं पे वो सब जो ऑपरेशन थे
जो ट्रैकिंग ब्रांच का मतलब था, रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच, ओरिजिन कीवर्ड का मतलब समझा, और गेट स्टेटस का कमांड का आउटपुट का मतलब समझा, गेट लॉग का डिटेल में समझा, ये सब देखिए अपन ने। फेच क्या करता है, डाउनलोड चेंजेस, और क्या अपडेट करता है, ओरिजिन स्लैश मेन को करता है। डज नॉट मॉडिफाई द वर्किंग डायरेक्टरी, डज नॉट मॉडिफाई द लोकल ब्रांच। पुल जो है परफॉर्म क्या करता है, फेच प्लस मर्ज, ये हमने डिस्कस कर लिया है। कॉमन मिसकंसेप्शंस को भी देख लेते हैं। ये आता है गेट ऑटोमेटिकली चेक्स द रिमोट रिपोजिटरी, ये गलत है। वो रिमोट रिपोजिटरी को डायरेक्टली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं करता है। नो, गेट कम्युनिकेट विद द रिमोट ओनली व्हेन यू रन कमांड सच एज गिट फेच, गिट पुल और गिट पुश। ठीक है। गिट फेच अपडेट्स माई फाइल्स, ये गलत है। इट अपडेट्स ओनली द रिमोट ट्रैकिंग ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन स्लैश मेन, ये भी हमने इस लेसन में कवर किया है। ओरिजिन स्लैश मेन इज द एक्चुअल रिमोट ब्रांच, ये गलत है। ये ओरिजिन स्लैश मेन इज जस्ट द, यहाँ पर क्या है, ट्रैकिंग ब्रांच है। नो, ओरिजिन स्लैश मेन इज योर लोकल कॉपी। आपकी जो रिपोजिटरी, नई रिपोजिटरी है, उसमें लोकल कॉपी है ऑफ द रिमोट ब्रांच की लास्ट नोन स्टेट, जो उसको अवेयर है कि स्टेटस क्या था क्लोन करते समय, वो जो भी स्टेटस था उसकी लोकल कॉपी आपके पास गिट ने अपने अंदर बना ली है। इट इज अपडेटेड ओनली आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद द रिमोट। अपडेट कब होगी, जब हम गिट फेच करेंगे या गिट पुल करेंगे तब। गिट पुल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेशन फ्रॉम गिट फेच। ये जो यहाँ बोला है कंप्लीटली डिफरेंट, नो। इन द कॉमन केस गिट पुल परफॉर्म्स गिट फेच फॉलोड बाय अ मर्ज और अ फास्ट फॉरवर्ड मर्ज व्हेन पॉसिबल। तो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिसकंसेप्शंस भी आपको पॉइंट जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं, जो लिस्ट डाउन किए हैं, ये बहुत क्रिटिकल हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनको होपफुली आपके दिमाग में ये सब बैठ गए हुए, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेसन समरी को भी एक बार देख लेते हैं। अ गिट रिपोजिटरी कैन नॉट बी क्लोन फ्रॉम, a git repository can be cloned from another local git repository, हमने देखा। the clone repository is a completely independent git repository, ये बात सही है। git automatically creates a remote name origin, automatically by default origin नाम लेता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। origin slash main is a remote tracking branch, ये एक रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है, नॉट द रिमोट रिपोजिटरी इटसेल्फ। वो रिमोट रिपोजिटरी इटसेल्फ नहीं है, एक रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है। चेंजेस मेड इन द सोर्स रिपोजिटरी आर इनविजिबल अंटिल कम्युनिकेशन occurs. Which communication? Git fetch, git pull. Git fetch downloads new commits and updates remote tracking branches without modifying the local branch or working directory. ये अपन देख चुके हैं। Git pull synchronize the local branch in the working directory with the remote repository. इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि पहले रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच अपडेट होती है, फिर उससे इसको सिंक्रोनाइज कर लेता है। अ रिमोट रिपोजिटरी कैन बी अनदर लोकल रिपोजिटरी, अ सर्वर or a hosting service such as GitHub. This lesson uses a local repository. हमने यहाँ पर इस लेसन में लोकल रिपोजिटरी का यूज करके प्रिटेंड किया कि हम उसको क्लोन कर रहे हैं और एक रिमोट रिपोजिटरी की तरह यूज कर रहे हैं। चलिए, इस लैब को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आपने ये कमांड एग्जीक्यूट किया, git clone central repo followed by my project. What does git create? Question number 2, immediately after cloning which statement is true? आपने क्लोनिंग करी, उसके बाद इमीडिएटली कौन सा इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ओरिजिन? यहाँ पर वो जो कीवर्ड ओरिजिन जो हमने इस लेसन में डिस्कस किया है उसके बारे में पूछा गया है, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर रनिंग दिस कमांड, क्या कमांड है? गिट क्लोन सेंट्रल रिपोजिटरी माय प्रोजेक्ट, व्हाट डज ओरिजिन रेफर टू? किस चीज को रेफर करता है? क्वेश्चन नंबर 5, विच कमांड डिस्प्लेस कॉन्फ़िगर्ड रिमोट्स? कॉन्फ़िगर्ड रिमोट जो है,
जो इसको वैसे सोचो कि रिमोट ब्रांचेस जो हैं हमारी रिपोजिटरी, करंट रिपोजिटरी, जिस क्लोन्ड रिपोजिटरी के अंदर से हम याला कौन सा कमांड चलाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि रिमोट कौन से हैं, ट्रैकिंग कौन सी वाली हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कमांड डिस्प्लेस ओनली लोकल ब्रांचेस? सिर्फ लोकल ब्रांच के बारे में कौन सा कमांड हम रन करें तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच कमांड डिस्प्लेस रिमोट ट्रैकिंग ब्रांचेस? रिमोट ट्रैकिंग ब्रांचेस के लिए कौन सा कमांड है? क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ओरिजिन स्लैश मेन? ओरिजिन स्लैश मेन किस चीज को कहते हैं, इसके बारे में सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर क्लोनिंग, क्लोनिंग करी हमने और उसके बाद गिट ब्रांच के बाद डबल वर्बोसिटी के लिए डो वी यूज किया गया है। उसके अंदर कमांड का आउटपुट में ही ऐसा दिखता है, मेन और ब्रैकेट में ओरिजिन स्लैश मेन दिखता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? इसका मतलब हमें इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ न्यू कमिट इज क्रिएटेड इन सोर्स रिपोजिटरी। एक नई कमिट बनाई गई है सोर्स रिपोजिटरी के अंदर। विदाउट रनिंग एनी गिट कमांड व्हाट डज द क्लोन रिपोजिटरी नो अबाउट इट? तो यहाँ पर अजम्पशन ये है कि आपने एक रिपोजिटरी थी उसका क्लोन बना लिया है। क्लोन बनाने के बाद जो सोर्स रिपोजिटरी है उसके अंदर एक नया कमिट बनाया। तो क्वेश्चन ये है कि जो नई रिपोजिटरी बनी थी क्लोन करने के बाद उसको इस नई कमिट के बारे में क्या पता है। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर द सोर्स रिपोजिटरी चेंजेस but before running git fetch, what will git status most likely report? आपने सोर्स रिपोजिटरी के अंदर चेंज कर दिया, कमिट कर दिया, नया कमिट डाल दिया, हिस्ट्री मॉडिफाई हो गई उसकी, पर जो नई रिपोजिटरी बनी है उसके अंदर आपने गिट फेच नहीं चलाया है। इस स्थिति में जब आप नई रिपोजिटरी के अंदर गिट स्टेटस कमांड चलाते हो तो वो क्या रिपोर्ट करेगा? ओके। क्वेश्चन नंबर 12, after source repository changes but before running git fetch, what does git report? Why does git report as up to date? ठीक है, ये एक तरीके से पिछले क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ पर पूछा गया है, ये क्यों बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ git fetch कमांड? git fetch जब अपन चलाते हैं तो उससे क्या होता है, क्या पर्पस है उस चीज का? यहाँ पर ये सवाल का क्वेश्चन है, यहाँ उस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, इन दिस लेसन इमीडिएटली आफ्टर गिट फेच विच ब्रांच मूव्स? गिट फेच करने के बाद कौन सी वाली ब्रांच मूव करती है? इस क्वेश्चन को एक बार और समझने के लिए अपने दिमाग में एक क्वेश्चन बना लेना कि कौन सी ब्रांच नहीं मूव करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, in this lesson, immediately after git fetch, what happened to the working directory? git fetch करने के बाद working directory में क्या होता है? अपडेट होती है, नहीं अपडेट होती है, चेंज हो जाती है, डिलीट हो जाती है, क्या होती है, ये सोचना है। इसी में इसी का एक मॉडिफाइड क्वेश्चन अपने दिमाग में बना लेना कि गिट पुल करने के बाद वर्किंग डायरेक्टरी में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16, after git fetch, why does git status reports behind origin slash main by one commit? git हमने fetch कर लिया है तो यहाँ पर आपको सोचना है कि कौन सी वाली ब्रांच अपडेट होती है और कौन सी नहीं होती है, और इसलिए जब हम git status कमांड चलाते हैं तो ये आउटपुट हमें मिलता है। तो वो रीजन आपको हेल्प करेगा इस कंक्लूजन के पे आने के लिए। Question number 17, which operation is performed by git pull? Question number 18, in this lesson, why did execution of git pull command result in fast forward merge? ठीक है, यहाँ पर क्या रीजन था कि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हुआ और थ्री वे मर्ज नहीं हुआ?
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए अपन। आफ्टर अ सक्सेसफुल गिट पुल विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, और आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर गिटहब से रिलेटेड कंसेप्ट पूछा गया है, तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ और आंसर में भी बता दूंगा कि जब हम आंसर पे जाएंगे तो उसे और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सवाल ये है कि आर डेवलपर क्लोन द रिपोजिटरी एंड इमीडिएटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेटवर्क। तो यहाँ पर ये अजम्पशन है कि आपकी जो रिपोजिटरी जिसे आप क्लोन कर रहे हो वो आपके ही लैपटॉप पे नहीं है पर किसी दूसरे जगह पे है, रिमोट है, मतलब उसी सिस्टम पे नहीं है, रिमोट पे है। और वो रिमोट जो है एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो आपने क्लोन करने के बाद रिमोट रिपोजिटरी और आपकी लोकल रिपोजिटरी के बीच में जो कनेक्शन था नेटवर्क का उसे डिसरप्ट कर दिया, तोड़ दिया। तो इनमें से कौन से ऑपरेशन तब भी चलेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, ये थे अपने 20 क्वेश्चंस। अब इनके आंसर्स को देख लेते हैं। हाँ, तो आ गए हम 28th वाले क्वेश्चन के आंसर पे। तो यहाँ पर क्या है कि इनमें से कौन से कमांड्स हैं, गिट लॉग, गिट ब्रांच और गिट डिफ। ये तीनों कमांड नेटवर्क पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये सब कमांड जो है ये हमारे लोकल रिपोजिटरी के ऊपर अप्लाई होते हैं। कमांड्स जो हैं जिनके लिए नेटवर्क कनेक्शन होता है, यूजफुल होता है, जिसके बिना वो कमांड्स इनफेक्टिव हो जाते हैं, वो हैं गिट फेच, गिट पुल और गिट पुश। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। ओके, तो ये थे हमारे 20 एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपसे ये एमसीक्यूज आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में।